सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। तो इस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में जरूर आएंगे। और जल्दी से देखते हैं इस सवाल को हम। तो सवाल कुछ इस तरह है कि सिद्ध कीजिए कि एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम पीक्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस सवाल में हम गलत धारणा का उपयोग करेंगे, यानी कि हमने इसका उल्टा मान लिया कि दिया तो हुआ है, हमें सिद्ध करना अपरिमेय, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें पीक्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, अतः हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, जहां b इज इक्वल टू नॉट 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में या फिर कह सकते हैं a बाई बी के रूप में, a बाई बी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वही हमने किया। अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर होती है स्टेटमेंट कंप्लीट। तो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है कि यहाँ a और b, ये जो a और b है, a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि या तो ये सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं या फिर एक के पहाड़े में आते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन अब सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो अगर ये हमने इस तरह से लिखा है रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो अब हम इसमें करेंगे कुछ सर्व समीकरणों का उपयोग, जो कि है अगर यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पर हमने 5 लिखा था और यहाँ पर a बाय बी है, तो हम क्या इस b को इधर ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये भाग में है तो इधर जाके डिवाइड में, यहाँ पर भाग में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा। तो b का गुणा सीधा सीधा रूट 5 से हो जाएगा, जो कि बन जाएगा इस तरह से रूट 5 b। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, b इज इक्वल टू, और यहाँ बचा क्या a। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। तो सवाल कुछ हो गया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का ही स्क्वायर करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है हमको। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या जो रूट की संख्या होती है अगर उसका स्क्वायर करें तो बस आंसर होता है बिना रूट के, उसको हम लिख देते हैं। तो इसका स्क्वायर हो गया 5 और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पर है a स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पर बच्चों आता है एक बार और स्टेटमेंट। अब ये वाली एक और स्टेटमेंट लिख दी। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को अगर अपन समझ लें तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर यहाँ पर लिखा है कि 5 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा, यानी कि अगर यहाँ पर हम लिखे 9 और यहाँ लिखे 3, तो क्या 3 इसको विभाजित करता है, देखते हैं। 3 इसको विभाजित करता है 3 नंबर पे, यानी कि 3 अगर 3 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो इसका रूट यानी कि 3 को भी विभाजित कर सकता है 1 नंबर पे। एक एग्जांपल और कि अगर 4, यहाँ पर 4 16 को विभाजित कर सकता है तो 4 को भी विभाजित कर सकता है। यही स्टेटमेंट में कहा गया है। बट ये स्टेटमेंट है तो समझ नहीं आती है, तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। हमने साफ साफ लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, तो फिर से स्टेटमेंट आती है। तो अगली स्टेटमेंट क्या है, माना कि, तो हम आगे का स्टेटमेंट हमने कुछ इस तरह लिखा कि माना कि a इज इक्वल टू 5c, जहां पर c कोई पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये वाला जो a है इसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू 5c। अब आगे अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू की जगह यहाँ पर इस वाले a की वैल्यू जो हमने यहाँ पर मानी हुई है, सपोज की है, वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और अब इसको मिटा के दोबारा से सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे शुरू करते हैं। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि ये जो समीकरण था, नीचे समीकरण था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये जो समीकरण है, इसी समीकरण में a का मान रखने पर, तो इस समीकरण में हम a का मान रख देंगे। a का मान हमने क्या निकाला था, a को इज इक्वल टू कर लिया था 5c।
तो अब इस समीकरण में 5 से a का मान रख देंगे तो किस तरह बनेगा ये स्क्वायर। अब a का मान हमने रखा, a की जगह लगा दिया हमने ये। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए a के मान पे हमने स्क्वायर लगाया। अब इसको दोबारा से हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हमने इससे काट दिया तो कितना बचा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इस तरह से हमें एक और इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा से यहाँ पर वही स्टेटमेंट आने वाली है जो हमने पिछली बार लिखी थी, तो वही स्टेटमेंट हम फटाफट से लिख देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट और फाइनल स्टेटमेंट हमने लिख दी है, जो कि स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट तो इससे रिलेटेड है कि यहाँ पर क्योंकि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5b को विभाजित करेगा। ये बिल्कुल पहले जैसी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं इतना ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 5 उधर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था इसलिए a को विभाजित करेगा, 5 यहाँ पर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए b को विभाजित करेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि a और b दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो हम वो भी लिख देंगे। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एटलीस्ट वो 5 है। लेकिन हमने पहले क्या डिसाइड किया था कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। तो अब इससे क्या पता लग रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमने सोचा था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके विपरीत है। ऐसा किस लिए हुआ, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अब हमने गलत कल्पना कर ली थी, जो कि शुरू में हमने लिखा था कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और a बाय b के रूप में उसको दिखा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर हमने रिजल्ट देख लिया, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि विरोधाभास के कारण, ये गलत कल्पना के कारण हुआ ये विरोधाभास, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर हमारा सवाल खत्म होता है। अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस और भी अच्छी हो सके। और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा पहला सवाल, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेने हैं। इनमें स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स में काफी बार गड़बड़ हो जाती है, तो इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि ये सवाल आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और इसके अगला सवाल देखते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।